सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेक्स सेल्स, और सेक्स सेल्स को हम लोग गैमेट भी कहते हैं। तो यहां पर दो टाइप के गैमेट प्रेजेंट हैं, एक है मेल गैमेट और सेकंड वन इज फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तब जाके जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट उसके बाद डेवलप होता है, ग्रो होता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स में फ्लावर्स लगते हैं उसमें किस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स होते कौन कौन से हैं। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो यहां पर this is stem. This portion is known as receptacles. This is receptacle. ये क्या करता है, फ्लावर को होल्ड करने के काम में आता है, फ्लावर को सपोर्ट देता है। These are known as sepals. जिस टाइम पे फ्लावर एक बर्ड होता है छोटा सा, उस टाइम पे ये जो सेपल है ये इसको प्रोटेक्ट करता है, एक गार्ड की तरह इसको प्रोटेक्ट करता है। सो दिस इज द यूज ऑफ सेपल्स। इसके बाद दिस पोर्शन यानी कि जो कलर, आपके जो कलर पार्ट है इसमें, दीज आर नोन एज पेटल्स। अभी पेटल्स का मेन काम क्या है, एक तो बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं, तो इनकी वजह से जो इंसेक्ट हैं ये अट्रैक्ट होते हैं, और इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं उसकी वजह से यहां पर रिप्रोडक्शन होता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि इंसेक्ट्स क्या काम करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहां पर एक काम तो ये हो गया इसका, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। दूसरा काम है ये जो हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है पेटल्स। नेक्स्ट इज दिस इज स्टैमेन। स्टैमेन, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, एंड दिस वन इज नोन एज पिस्टिल। सो दिस इज पिस्टिल। पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एनी फ्लावर। अब देखिए इनको अगर डिटेल में देखा जाए, सो दिस इज स्टैमेन। स्टैमेन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब स्टैमेन में भी क्या होता है, देखिए दो पार्ट्स होते हैं यहां पर। एक तो हो गया आपके एंथर, जितने भी आपके पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे वो सभी प्रेजेंट होंगे एंथर में। यहां पर इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये छोटे छोटे येलो कलर के दाने होते हैं। तो यही क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ये पॉलन ग्रेन्स है। एक यहां पर एक और पोर्शन होता है जिससे हम कहते हैं फिलामेंट। दिस इज लोअर पोर्शन इज नोन एज फिलामेंट। अब यहां पर बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, एज दिस इज नोन एज पिस्टिल। दिस इज नोन एज पिस्टिल। अच्छा, पिस्टिल में सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज नोन एज स्टेमन। दिस इज नोन एज स्टिग्मा। दिस इज स्टिग्मा। स्टिग्मा में क्या होता है, एक बड़ा ही चिपचिपा सा एक लिक्विड होता है इसमें, जिसके वजह से जो भी पॉलन ग्रेन्स यहां पर उड़ के आते हैं तो इसमें चिपक जाते हैं उसके वजह से। नेक्स्ट, दिस पोर्शन इज नोन एज स्टाइल, एंड दिस होल पोर्शन इज नोन एज ओवरी। दिस इज ओवरी। और यहां पर दिस पोर्शन, दिस इज नोन एज ओव्यूल। दिस इज ओव्यूल, और यहां पर अंदर प्रेजेंट रहता है इसके एग। आप इसको ओवम भी कह सकते हैं, और इसी को एग शेल भी कहते हैं, मतलब एग सेल। तो यहां पर दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। This is male reproductive organ, stamen. This pistil is female reproductive organ. So next topic is pollination. देखिए pollination में simply होता क्या है, pollen grains जो कि एंथर में प्रेजेंट होते हैं,
दिस इज एंथर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सो यहां से जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा में जाकर अटैच, मतलब यहां पर अगर पहुंच जाए, यहां से यहां जो ट्रांसफर होता है, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन भी दो टाइप्स के, नंबर वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां पर देखिए, जब कभी एक प्लांट में अगर कोई फ्लावर लगा है और उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमेन, स्टेमेन में दिस पोर्शन इज एंथर, ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज एंथर, और ये जो पूरा पार्ट है दिस इज नोन एज स्टेमेन। और यहां पर दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सो दिस इज पिस्टल, और पिस्टल का जो अपर वाला पार्ट दिस इज स्टिग्मा। सो जब कभी जो पॉलन ग्रेन्स यहां पर प्रेजेंट हैं, ये येलो कलर के छोटे छोटे दाने होते हैं, तो जब ये ट्रांसफर होते हैं एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, सो दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, अगर एक ही प्लांट है, उसमें दो फ्लावर अगर लगे हुए हैं, तो उनमें भी अगर एक के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल के अगर दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं, सो दैट इज आल्सो नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। मींस प्लांट अगर सेम हो, फ्लावर्स डिफरेंट हो, सो वो भी कहलाता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर हमारे पास दो डिफरेंट प्लांट आ जाए और वहां पर एक के एंथर में से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होके दूसरे के स्टिग्मा में अगर चले जाएं, सो दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां पर क्या हुआ, एक हमारे पास एक प्लांट ये है, दूसरे प्लांट का फ्लावर ये है, तो यहां पर क्या हुआ, इसके एंथर में से, दिस इज एंथर, इसके एंथर में से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुए इसके दूसरा वाला जो प्लांट में जो फ्लावर लगा है उसके स्टिग्मा पर, एंड दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए यहां पर जो पॉलिनेशन है उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। या तो ये अगर कभी अगर विंड ब्लो कर रही है, तो क्योंकि ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बहुत लाइट होते हैं, तो ये हवा के साथ उड़ के एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो जाते हैं इजीली। बटरफ्लाइज होती हैं, जब वो उसके ऊपर बैठती हैं फ्लावर के ऊपर, तो क्या होता है कि उनके लेग्स में ये पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे फ्लावर में वहां से उड़ के बैठती हैं, तब ये भी तो वहां पर भी क्या होता है, इनका ट्रांसफर हो जाता है। और इसके बाद कभी छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमिंग बर्ड होगी, बहुत छोटी बर्ड होती है, तो वो भी क्या होती है, जब किसी फ्लावर पे बैठती है तो वहां से जब दूसरे फ्लावर में बैठते हैं तब भी ये ट्रांसफर हो जाता है। हनी बी भी हेल्प करती है ट्रांसफर में। जब हनी बी आपके किसी एक फ्लावर पे बैठी और वहां से फिर वो दूसरे फ्लावर पे बैठ गई, तो उसके लेग्स में फिर से चिपक गई पॉलन ग्रेन्स और वहां से वो ट्रांसफर हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग तरीकों से जो पॉलन ग्रेन्स हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो जाती है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। देखिए जब भी कभी मेल गामेट यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स है यहाँ पर वो मीट करता है फीमेल गामेट के साथ, जो कि ओवम जिसे हम लोग एग भी कहते हैं, जब ये दोनों आपस में मीट करते हैं सो उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब देखिए यहां पर होता क्या है, दिस इज पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन यहां पर उड़ता हुआ आया और स्टिग्मा पे अटैच हो गया, और स्टिग्मा पे जैसे ये अटैच हुआ है तो ये एक हमारी ट्यूब है, दिस इज नोन एज पॉलन ट्यूब। अब इस पॉलन ट्यूब में जैसे ही ये एंटर करता है तो इस पॉलन ट्यूब की लेंथ अपने आप बढ़ने स्टार्ट हो जाती है, और यहां से ये इसको रास्ता देता है, पहुंचाने का काम करता है, और इसको ये पहुंचाता है यहां पे, और यहां पे ये बर्स्ट होता है, और ये आपका जो पॉलन ग्रेन है ये धीरे धीरे करके यहां से ट्रांसफर होता हुआ इसके साथ में, और यहां आके फाइनली जब इसका टिप
बर्स्ट हो गया, तब ये यहाँ पर जो हमारा पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन और जो ओवम है ये आपस में मीट कर जाते हैं। सो उसके बाद इसकी लेंथ अपने आप छोटी हो जाती है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब देखिए हुआ क्या, यहां पर पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब में, सो दिस इज स्टिग्मा, स्टिग्मा में था, तो यहां से जो पोलन ट्यूब है ये स्टाइल से होते हुए कहां पहुंची, ये पूरा का पूरा पोर्शन है, दिस पोर्शन इज ओवरी, दिस इज ओवरी, और यहां पर ये पोर्शन है हमारा, ये जो बाहर का पोर्शन है दिस इज ओव्यूल, और फाइनली यहां पर ये है हमारा एग, इसको एग या फिर ओवम भी कहते हैं। तो यहां पर पोलन ग्रेन इसके साथ मीट हो गया, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये फॉर्म करेंगे दोनों मिलके जायगोट, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, और फिर उसके बाद ये जो जायगोट है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सीड में, और ये पोर्शन तो आपका सीड में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद इसका जो बाहर का पोर्शन है दिस इज ओव्यूल, जो ओव्यूल है ये बिल्कुल एक हार्ड सब्सटेंस की तरह, ताकि ये जो सीड है इसको प्रोटेक्ट कर सके। सो इसीलिए ये क्या हो जाता है, बिल्कुल एक हार्ड बन जाता है बिल्कुल। जैसे आपने कोई भी अगर सीड देखा हो, जैसे आपने कभी मैंगो खाया हो, तो उसके अंदर का जो सीड होता है बहुत बड़ा सा, उसके बाहर में उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, बहुत ही हार्ड लेयर, तो वही लेयर, वो जो लेयर है वो बनती है किससे, ओव्यूल से। और बाकी जो आपका ओवरी है ये पूरा का पूरा आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने एप्पल खाया होगा तो एप्पल में जो सबसे जो अंदर वाला पार्ट होगा दैट इज सीड, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसके बाहर में एक लेयर होती है, एक कवर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, और उसके बाहर में आपका ये जो भी आपका एप्पल का यानी कि फ्रूट का जो पोर्शन है वो यहाँ पर ही बाहर की साइड होगा। तो इसी तरीके से सभी फ्रूट्स में इसी तरीके से होता है। कभी कभी ये जो ओव्यूल है ये बहुत ही ज्यादा हार्ड लेयर फॉर्म कर देता है। फॉर एग्जांपल आपने आमंड देखा होगा, आमंड में क्या होता है, बाहर की जो लेयर होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है, किसी किसी में थोड़ा सॉफ्ट होता है, वो डिपेंड करता है, वो डिफरेंट फ्रूट्स में डिफरेंट होता है। अब देखिए यहां पर जो आपका सीड फॉर्म हो चुका है, इस सीड में एक छोटा सा प्लांट अटैच होता है। जब भी आपको सीड मिलता है तो वो बिल्कुल ड्राई होता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, छोटा सा प्लांट उसी के अंदर अटैच रहता है, उसी के साथ वो बट इनएक्टिव रहता है। वो एक्टिव कब होगा, जब भी आप उसमें पानी डालोगे, उसको थोड़ा एयर मिलेगा और उसमें थोड़ा उसको थोड़ी गर्मी मिलेगी, तो यानी कि उसके अकॉर्डिंग जैसा भी प्लांट होगा उसके अकॉर्डिंग अगर उसको एटमॉस्फेयर मिल गया तो वो क्या होता है, वहां से वो सीड में से प्लांट जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल आपने चने देखे होंगे, चने आपके पास जो काला चना होता है वो बिल्कुल ड्राई स्टेट में जब आपके पास होता है, अगर आप उसको पानी में डालते हो तो उसके बाद आप उसको कुछ टाइम तक अगर किसी कपड़े में भिगा के अगर रख दो तो उसमें से छोटा सा प्लांट निकलने लगता है, वो अंकुरित हो जाते हैं। क्योंकि उसमें पहले से छोटा सा प्लांट प्रेजेंट होता है, वो आपके पानी डालने से और उसको प्रॉपर जब वैसा ही एनवायरनमेंट मिला, वैसे ही कंडीशन मिला, वैसा ही टेम्परेचर मिला, तो उसमें से उस सीड में से प्लांट जर्मिनेट हो गया। तो इस तरीके से किसी भी सीड में से आप प्लांट को जर्मिनेट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखिए एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल की जरूरत होती है। मेल यहां पर जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं यानी कि जो सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं उसे कहते हैं हम स्पर्म, और फीमेल जो गैमेट प्रोड्यूस करती हैं उसे हम कहते हैं यहां पर ओवम या फिर उसे एग्स भी कहते हैं। सो ये स्ट्रक्चर है यहां पर, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, और ये जो स्ट्रक्चर है ये एग का स्ट्रक्चर है या फिर इसको हम लोग ओवम भी कहते हैं। अब इसके अगर पार्ट्स की बात करें तो यहां पर स्पर्म में दिस इज न्यूक्लियस, और ये जो है आपका ये हेड पार्ट है, दिस इज हेड पार्ट, और ये आपकी ये है टेल पार्ट।
दिस इज नोन एज टेल। और हेड में सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कैरी करते हैं यहां पर क्रोमोसोम, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करते हैं। और इसके बाद ये स्पेस है, यहां पर मिलता है साइटोप्लाज्म। और जो आउटर मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट है हमारा, क्योंकि मिडल में है, सो दिस इज, इसे कहते हैं मिडल पीस। सो ये एक सेल के यानी कि एक स्पर्म के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम ओवम की बात करें तो यहां पर सेंटर में दिस इज न्यूक्लियस, और यहां पर भी जो न्यूक्लियस है ये क्रोमोसोम कैरी करते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेंगे। उसके बाद ये जो मिडिल वाला पार्ट है, ये एरिया यहां पर मिलता है साइटोप्लाज्म, और ये जो आउटर पोर्शन है दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सो ये इसके एग के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब यहां पर अगर हम इसके साइज की बात करें तो जो स्पर्म का साइज होता है इससे मतलब अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स छोटा होता है ये स्पर्म इन कंपैरिजन टू ओवम, बहुत छोटा होता है। अब जब भी ये फ्यूज करें यानी कि एक दूसरे को आपस में मिलते हैं, जब मीट होते हैं, सो उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब भी कभी स्पर्म और एग आपस में मीट करें, फ्यूज करना कहते हैं उसे, सो दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन भी यहां पर टू टाइप्स के होते हैं, वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मींस जब स्पर्म किसी एनिमल बॉडी के जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर एंटर करे और फर्टिलाइजेशन वहां पर हो, एग और स्पर्म आपस में मीट हो, फ्यूज हो इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सो दैट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये मैमल्स में होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, और ये आपके रेप्टाइल्स में होते हैं, बर्ड्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें, देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। वहां पर जो मेल है वो अपना स्पर्म रिलीज करता है और जो फीमेल है वो अपना एग रिलीज करती हैं, तो बॉडी के बाहर ही वो दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, दोनों आपस में मीट होते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। ये देखने को मिलता है एम्फीबियंस में, जैसे कि फ्रॉग हो गए, टोड हो गए, और ये फिशेस में भी देखने को मिलता है। सो दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जब स्पर्म हो गया और ओवम हो गया, आपस में मीट हुआ, और उसके बाद फॉर्मेशन होता है जायगोट का, और जायगोट उसके बाद डेवलप होता है, ग्रो होता है, और उसके बाद एक फुल्ली ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पबर्टी की। देखिए, एक होता है बचपना और एक होती है जवानी, मीन चाइल्डहुड, एडल्टहुड, और उसके बीच में कुछ टाइम के लिए एक एज आती है जिसे हम कहते हैं एडोलेसेंट। अब यहां पर यही जो एडोलेसेंट है इसे हम कहते हैं पबर्टी। इसमें बॉयज और गर्ल्स में कुछ चेंजेस आते हैं। बॉयज इस एज को अटेन करने के लिए 13 यानी कि 13 और 14 इयर्स के बीच में ये पबर्टी को अटेन कर लेते हैं, और गर्ल्स के लिए एज थोड़ी कम होती है, यानी कि 2 साल लगभग कम होती है, तो ये गर्ल्स इसको अटेन करते हैं 10 और 12 इयर्स के बीच में। इसके बीच में कभी भी हो सकता है। अब देखिए, बॉयज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहला तो उनके आर्मपिट, बगल में और फेस में, और यहां पर हेयर ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप मुस्टैच आने स्टार्ट हो जाएगी, कुछ बच्चों में बियर्ड आने स्टार्ट हो जाती है, आर्मपिट पे बाल आने लगते हैं। तो एक चीज तो ये है
कि ये चेंज होता है। नंबर सेकंड, उनकी जो बॉडी है वो थोड़ी मस्कुलर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि उनके थोड़े बहुत बाइसेप्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, चेस्ट पता लगेगा कि हाँ चेस्ट उनकी बन रही है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, उनकी जो वॉइस है वो थोड़ी भारी हो जाएगी, उनकी वॉइस थोड़ी डीप हो जाएगी, थोड़े से क्रैक्स आने लगेंगे उनकी वॉइस में, एक चीज ये आता है। और यहां पर उनके जो टेस्टिस हैं उसमें स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, और वहां जो स्पर्म है वो कैरी करता है हार्मोन, उसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो स्पर्म यहां पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कैरी करता है। अब देखिए गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। गर्ल्स में भी उनके आर्मपिट में हेयर ग्रो करने स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर सेकेंड, उनके मैमरी ग्लैंड्स वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। दैट मीन मैमरी ग्लैंड मींस ब्रेस्ट, उनके जो ब्रेस्ट हैं वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद उनकी जो ओवरीज है वो एग रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, एग जिसे हम ओवम भी कहते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट इज उनकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग पीरियड्स भी कहते हैं, तो वो स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद यहां पर इनका जो फैलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है और वजाइना है, इनका जो साइज है वो बड़ा होने लगता है। सो पॉवर्टी गेन जब बॉयज और गर्ल्स करते हैं तो उनमें ये कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ पार्ट से मिलकर बना हुआ है। सो यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज टेस्टिस, तो दो टेस्टिस से मिलकर बना हुआ है। नंबर सेकेंड स्क्रोटम, नंबर थर्ड दिस इज नोन एज एपिडिडिमस, इसके बाद एक होता है वास डिफरेंस, नेक्स्ट एक और पार्ट होता है आपका जिसे हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल, एक पार्ट होता है आपका जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, देन आता है आपका यूरेथ्रा, देन ब्लैडर, और उसके बाद एक और पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं पेनिस। तो ये सभी डिफरेंट पार्ट्स हैं जिससे मिलकर ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। तो यहां पर टेस्टिस होते हैं 2, ये पार्ट दिस इज नोन एज टेस्टिस, हमने यहां पर एक टेस्टिस शो किया है अभी। और ये जो टेस्टिस है ये आपका फॉर्म करता है स्पर्म और प्लस हार्मोन जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। आपके जो टेस्टिस है ये फॉर्म करते हैं स्पर्म और प्लस हार्मोन जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद ये फॉर्मेशन हो गई, इसको कैरी करने के लिए एक पाउच टाइप का स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम, दिस इज स्क्रोटम। उसके बाद यहां पर जब ये फॉर्म हो गया तो कुछ टाइम के लिए ये यहां पर स्टोर हो जाते हैं इस पोर्शन में, और इस पोर्शन को कहा जाता है एपिडेडिमस, दिस इज एपिडेडिमस। जब यहां पर स्टोर हो गया, अब यहां से ये आगे की तरफ ट्रेवल करता है, और जिस ट्यूब से ट्रेवल करता है इसे हम कहते हैं वास डिफरेंस, दिस इज वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस से होते हुए अब ये यहां पर पहुंचा, तो जब ये पहुंचा सेमिनल वेसिकल के पास, सेमिनल वेसिकल क्या करता है, यहां से एक फ्लूइड रिलीज करता है जो कि इसके आगे के ट्रांसपोर्ट में इसको हेल्प करेगा। वो फ्लूइड होता है सीमेन, तो ये इसको प्रोवाइड करेगा, और ये आगे जाके उसके बाद यहां दिस इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड इसको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद ये आगे की तरफ ट्रेवल होता है। अच्छा, यहां से स्टार्ट होता है यूरेथ्रा,
अब ये जो पाइप है ये ब्लैडर से भी कनेक्टेड है साथ साथ में। सो ब्लैडर से जहां पर आपका यूरिन स्टोर होता है तो ब्लैडर का, और फिर उसके बाद ये जो ट्यूब आ रही है यहां पर इसका नेम हो जाता है यूरिथ्रा। अब फिर यहां से फाइनली जब ये यहां से पास हुआ सो इसे भी हम यूरिथ्रा ही कहेंगे एंड दिस इज पेनिस। और फाइनली जो हमारा यहां पर फॉर्म हुआ था स्पर्म वो ट्रेवल करता हुआ फाइनली पेनिस के थ्रू बाहर आ जाता है। और जब ये वजाइना के अंदर इसको एंटर कराया जाता है तो स्पर्म और ओवम वो आपस में फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट फॉर्म होता है और वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जो न्यू बेबी होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। सो इस तरीके से एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और ये इस तरह से फंक्शन करता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना हुआ है। पहले देख लेते हैं वो पार्ट कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज ओवरीज, तो यहां पे 2 ओवरी होते हैं। नंबर सेकंड इज ओविडक्ट। ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। नंबर थर्ड, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है वजाइना, देन यूटेरस एंड देन कार्पेक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर ओवरीज कहां कहां होती हैं। देखिए 2 ओवरी मिलती है यहां पर, और यहां पर ओवरी में ही एग्स प्रेजेंट रहते हैं। देखिए अगर हम प्यूबर्टी से पहले की बात करें तो प्यूबर्टी से पहले यहां पर जो एग प्रेजेंट होंगे उनको हम कहते हैं अनराइप एग्स। उनको कहा जाता है अनराइप एग्स। और आफ्टर प्यूबर्टी यानी कि जब प्यूबर्टी गेन हो जाती है 10 इयर्स के बाद तो उसके बाद ये राइप एग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, यहां से हर मंथ एक एग रिलीज होता है और यहां पर वो ट्रांसफर होता है फैलोपियन ट्यूब में, जिसे हम लोग पीरियड्स कहते हैं क्योंकि पीरियड्स मंथली होते हैं। तो हर एक मंथ में क्या होता है, एक एग यहां से रिलीज होना स्टार्ट होता है और एग्स यहां से रिलीज हुए और यहां पर इसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। दिस इज फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद ये पोर्शन, इस पोर्शन को कहा जाता है, दिस पोर्शन इज यूटेरस। उसके बाद ये जो नैरो सा पैसेज है, दिस पैसेज इज नोन एज कार्पेक्स। और ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं वजाइना, जो कि बॉडी के आउटसाइड उसके बाद ओपन हो जाता है। सो इस तरीके से फॉर्म होता है डिफरेंट पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। यहां पर फर्टिलाइजेशन हम जानते हैं कि जब ओवम और स्पर्म फ्यूज होते हैं, मीट करते हैं एक दूसरे के साथ और फ्यूज होते हैं, तब उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब यहां पर देखिए क्या होगा, जो ओवरी है यहां पर एग रिलीज करेगी और यहां पर ये स्टोर हो जाएगी पहले फनल ऑफ ओविडक्ट में। दिस इज फनल ऑफ ओविडक्ट। तो थोड़ी देर के लिए यहां पर स्टोर होगा और उसके बाद ये पहुंच जाएगा यहां पर। सो दिस इज एग। और यहां से जैसे ही स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म रेस लगाते हुए एंटर हुए और इनमें से कोई एक स्पर्म जो सबसे ज्यादा फास्ट होगा वो मीट कर जाएगा एग के साथ और ये इसके साथ फ्यूज हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा इनका फर्टिलाइजेशन और यहां पर ये दोनों मिलकर फॉर्म कर देंगे एक जाइगोट। और ये जाइगोट फिर धीरे धीरे से
यूटेरस में एंटर होगा, और यूटेरस में एंटर होने के बाद ये सेटल हो जाएगा यहां पर एक बहुत ही सॉफ्ट एक मसल होती है, बहुत ही थिन, बड़ा ही सॉफ्ट मसल होती है, ये इसके ऊपर एम्बेडेड हो जाते हैं, यानी कि धंस जाते हैं इसके अंदर, और ये यहीं पर सेटल हो जाएगा। सेटल होने के बाद पहले तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, और उसके बाद फाइनली जब बाद के स्टेज पे पहुंचेगा तो ये बन जाएगा एक फीटस। सो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखिए फर्टिलाइजेशन इसका हो गया है, और यहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद यहां ये इम्प्लांट भी हो गया था। अब ये क्या होगा, अब यहां पर ये डेवलप होना स्टार्ट होगा। डेवलप होने के बाद ये एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा, और यहां से ये बन जाता है यहां पर प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो कि इस यूटेरस से अटैच रहेगा, और साथ ही साथ ये जो एम्ब्रियो है, जो बेबी डेवलप हो रहा है, इसके स्टमक से अटैच होगा, और जिस कॉर्ड से ये अटैच होता है इसको कहते हैं हम अम्बिलिकल कॉर्ड। दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड एंड दिस इज एम्ब्रियो। और यहां पर इसके चारों तरफ एक वाटरी सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, एक वाटरी लिक्विड इसके चारों ओर प्रेजेंट रहता है। अब देखिए ये जो प्लेसेंटा है, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे, ऑक्सीजन का इनटेक होगा, CO2 का जो बाहर जाएगा, और साथ ही साथ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बेबी के स्टमक से बाहर जाएगा, ये सभी ट्रांसफर होते हैं ये जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है इसके थ्रू, और प्लेसेंटा ये अटैच रहता है यहाँ पर प्लेसेंटा से। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लेसेंटा से ही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, और वेस्ट प्रोडक्ट इसी के थ्रू एक्सचेंज होते हैं। सो इस तरीके से, और फाइनली ये यहाँ पर कुछ टाइम बाद ये चेंज हो जाता है फीटस में, और यहाँ पर ये यूटेरस में लगभग 9 मंथ्स तक रहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से लेकर बेबी के बॉर्न होने तक जो टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड, और वो टाइम होता है अबाउट 9 मंथ्स का। ये 9 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, जेस्टेशन पीरियड जिसको कहते हैं, और इसके बाद बेबी बॉर्न हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन की, जिसे आम भाषा में पीरियड्स भी कहा जाता है। देखिए यहां पर क्या होता है, जब 14th डे में यहां से ओव्यूलेशन स्टार्ट होगा। ओव्यूलेशन कहते हैं जब ओवरीज एग रिलीज करना स्टार्ट करती हैं। तो यहां से एग रिलीज होना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद अगर इसको स्पर्म नहीं मिला, यानी कि ये अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो क्या होगा आफ्टर 14 डेज, तो यानी कि टोटल 28 डे में क्या होगा यहां की, क्योंकि ये जो है यूटेरस के पास ये लाइनिंग जो है ये ब्लड वेसल्स है। अगर यहां पर वो अगर फर्टिलाइज हो जाता तो यहां पर इम्प्लांट हो जाता, बट अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो ये जो ब्लड वेसल्स है ये क्या होती हैं, ये बर्स्ट हो जाती है, और यहां से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और ये चलता है 4 to 5 डेज, 4 से 5 दिनों तक का टाइम होता है, जिसको कहते हैं पीरियड्स। 4 to 5 डेज चलता है। तो यही रीजन है कि जो पीरियड्स होता है हर 28th डे में होता है, यानी कि इसको मंथली कह सकते हैं। जो पीरियड्स होते हैं वो मंथली होते हैं, और ये प्यूबर्टी के टाइम से स्टार्ट हो जाते हैं। प्यूबर्टी के टाइम से स्टार्ट हो जाएंगे मींस 10 to 12 इयर्स की एज से ये स्टार्ट हो जाता है, और ये 45 to 50 एज तक चलता है।
मेंस्ट्रुएशन जो होगा लगभग 40 साल तक तो चलता ही है, 35 टू 40 इयर्स तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है। और अगर यहां पर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म अगर इस ओवम के साथ अगर मीट हो गया, तब ये जायगोट फॉर्म होगा और जायगोट यहां आके इम्प्लांट हो जाएगा और उसके बाद जो पीरियड्स होते हैं वो रुक जाते हैं, क्योंकि इस ब्लड वेसल्स की अब इसको जरूरत है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी इस जायगोट यानी कि जो कि एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो चुका है, इसको जरूरत होती है। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये यानी कि बर्स्ट नहीं होंगे और इसको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। सो इसीलिए जिस टाइम पे ये कोई अगर प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये जो मेंस्ट्रुएशन है जिसे हम पीरियड्स कहते हैं ये रुक जाते हैं, उस टाइम पे कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। और जैसे ही बेबी का बर्थ हो जाता है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाती है। यहीं पर बात कर लेते हैं। देखिए जैसे प्यूबर्टी में जो गर्ल्स प्यूबर्टी जैसी अटेन करती हैं तो 10 टू 12 इयर्स में उनके मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं मेनार्च। दिस इज मेनार्च। और 45 टू 40 इयर्स में ये मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, इसे कहते हैं मीनोपॉज। सो जब स्टार्ट होगा दैट इज मेनार्च और जब स्टॉप हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन दैट इज नोन एज मीनोपॉज।